वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो उसके लिए आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ सिट्रिक एसिड साइकिल के बारे में। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा जानना होगा कि सिट्रिक एसिड साइकिल चलता कैसे है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस जानना होगा। तो ग्लाइकोलिसिस के लिए ग्लाइकोलिसिस का लेक्चर पहले ही आपको पढ़ाया जा चुका है, तो प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप उसको जाके पहले देख लीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि पायरुवेट से ही जो है आपका शुरू होता है सिट्रिक एसिड साइकिल। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पायरुवेट आता कहाँ से है। तो उसके लिए आपको ग्लाइकोलिसिस जानना ज़रूरी है। मैं आपको एक ओवरव्यू दिखा देती हूँ ग्लाइकोलिसिस का, किस तरीके से है। ये आप ग्लाइकोलिसिस का ओवरव्यू देख सकते हैं, इसमें किस तरीके से है। पूरा स्टेप आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जा चुका है कि ये 2 फेज में होता है और इसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है, पायरुवेट बनता है। ठीक, तो पायरुवेट इसका एंड प्रोडक्ट है। अब आगे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं साइकिल में वो स्टार्ट होगा आपका पायरुवेट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे पायरुवेट ऑक्सीडेशन के बारे में, क्योंकि जब पायरुवेट का ऑक्सीडेशन होगा तभी एसिटाइल को एंजाइम ए बनेगा, जो 3 एसिड मॉलिक्यूल होता है जिसको सिट्रिक एसिड कहा जाता है। तो उसके पायरुवेट का जब ऑक्सीडेशन होगा उसके बाद ही आपका सिट्रिक एसिड साइकिल स्टार्ट होता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं पायरुवेट ऑक्सीडेशन क्या होता है। इसमें देखिए बताया गया है फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट, पायरुवेट लिखा है ये, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में फिर फर्दर क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस के बाद जब पायरुवेट बन जाता है तो उसके बाद फर्दर इसका क्या होता है, मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है इसका, वो होता है इसका पायरुवेट ऑक्सीडेशन। यूकैरियोट में इसके मैट्रिक्स में होता है। देखिए एग्जाम में कभी कभी इस तरीके से पूछा जाता है कि शॉर्ट नोट पायरुवेट ऑक्सीडेशन इन यूकैरियोट। तो जब आपसे यूकैरियोट पूछा जाएगा तो आप क्या कहेंगे कि ये किस में होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। लेकिन अगर पूछा जाए पायरुवेट ऑक्सीडेशन इन प्रोकैरियोट तो आप क्या कहेंगे, ये माइटोकॉन्ड्रिया के साइटोसॉल में होता है। सॉरी, ये सेल के क्या होता है, साइटोसॉल में होता है। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि इसका ऑक्सीडेशन होता है यूकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया में और प्रोकैरियोट में साइटोसॉल में। बस इतना ही डिफरेंस है दोनों में, बाकी प्रोसेस सेम होते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम में। मैंने आपको पहले ही बताया पायरुवेट का कन्वर्जन किस में होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए में होता है। ठीक, कि और इसमें जो है इट इज़ अ जंक्शन बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड टीसीए साइकिल। ये ग्लाइकोलिसिस और टीसीए साइकिल के बीच जंक्शन का काम करता है। जैसे आप देखिए ट्रेन जो के है, ट्रेन के डिब्बे जो होते हैं एक दूसरे से इस तरीके से कनेक्ट होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे बीच में ये कनेक्टर क्या करता है, 2 डिब्बों को एक साथ जोड़ता है। उसी तरह ग्लाइकोलिसिस और टीसीए को ये क्या करता है, ये जोड़ के रखता है। कौन सा, पायरुवेट ऑक्सीडेशन या पायरुवेट। ठीक, नेक्स्ट इसमें देखिए इट इज़ अ ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस। इसमें क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है। ठीक, इसमें देखिए ये 3 एंजाइम जो होते हैं उनसे कैटालाइज होता है, मल्टी एंजाइम से कैटालाइज होता है। जैसे आपने उसमें क्या नाम है, ग्लाइकोलिसिस में भी पढ़ा होगा सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन वगैरह, उसमें भी एंजाइम यूज होते हैं। इसमें भी 3 एंजाइम यूज होते हैं जिनको क्या बोला जाता है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। और इन एंजाइम का नाम क्या है, E1, E2 एंड E3। इस तरीके से 3 तरह के एंजाइम यूज होते हैं। E1 को क्या बोला जाता है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। इसमें 24 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। आपने एमिनो एसिड पढ़ा था ना, तो उसमें पॉलीपेप्टाइड चेन का नाम आया था। तो अब आप जानते होंगे कि उसमें पॉलीपेप्टाइड किसको कहा जाता है। और इसमें इसके साथ साथ इसके को एंजाइम्स भी यूज होते हैं। को एंजाइम्स मैंने बताया था जब आपको मैम ने, प्राची मैम ने पढ़ाया होगा कोएंजाइम्स क्या होते हैं। कोएंजाइम्स जो है, जब आपने एंजाइम पढ़ा होगा, एंजाइम का लेक्चर पढ़ा हुआ है प्लेलिस्ट में, आप बायोकेमिस्ट्री में जाके देख सकते हैं। कोएंजाइम्स क्या होते हैं, वो किसी भी रिएक्शन का, जो कोई भी रिएक्शन है उसकी एक्टिविटी को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, इन्हांस कर देते हैं या बढ़ा देते हैं। ठीक, तो इनके साथ क्या होता है, कोएंजाइम। अगर सिर्फ पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज लगाया जाएगा तो वो प्रोसेस क्या होगा, स्लो चलेगा। लेकिन जब उसके साथ कोएंजाइम्स लग जाते हैं, जैसे कि इसमें TPP, थायमीन पायरोफॉस्फेट, आप इसको लिख सकते हैं थायमीन पायरोफॉस्फेट,
फॉस्फेट, ठीक, इसका ये नाम है। टीपीपी का क्या होता है, यूज़ होता है, ठीक। नेक्स्ट एंजाइम क्या है, नेक्स्ट एंजाइम है डाईहाइड्रोलाइपोइल ट्रांस एसिटाइलेज। ये भी 24 पॉलीपेप्टाइड चेन का होता है और इसमें दो क्या होते हैं, दो इसमें यूज होते हैं कोएंजाइम लिपोएट और कोएंजाइम ए, इसमें दो एंजाइम यूज होते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्या है E3 डाईहाइड्रोलाइपोइल डिहाइड्रोजिनेज, इसमें 12 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं और इसमें दो कोएंजाइम यूज होते हैं, क्या क्या, NAD+ एंड FAD+। तो होप आपको ये समझ में आया होगा कि पायरुवेट को, ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम में चेंज करने के लिए, कैटेलाइज करने के लिए मल्टी एंजाइम यूज होते हैं जिनको बोला जाता है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। और ये पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज 3 एंजाइम से मिलके बने होते हैं, इसीलिए इनको मल्टी एंजाइम कहा जाता है। उनके नाम क्या क्या है, E1 पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, E2 डाईहाइड्रोलाइपोइल ट्रांसएसिटाइलेज एंड E3 डाईहाइड्रोलाइपोइल डिहाइड्रोजिनेज। E1 में TPP, E2 में लाइपोएट एंड कोएंजाइम ए एंड E3 में NAD+ एंड FAD+। होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। नीचे ये देखिए रिएक्शन दिखाया गया है, ये देखिए आपका ये साइटोसॉल है, मान लीजिए ये कोई सेल है, ठीक है, सेल, ठीक, सेल में ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक, यहाँ पे साइटोसॉल, पूरा ये साइटोसॉल ही भरा हुआ है, ठीक, साइटोसॉल पूरा भरा हुआ है। यहाँ पे देखिए पायरुवेट का स्ट्रक्चर जब आपने ग्लाइकोलिसिस पढ़ेंगे आप प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, तो मैम ने आपको बहुत अच्छे से समझाया होगा पायरुवेट का स्ट्रक्चर। तो पायरुवेट का स्ट्रक्चर क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O COO-, ठीक। और इसमें क्या होता है फिर कोएंजाइम ए लगाया जाता है, ये यहाँ पे देखिए E2 का यूज़ किया जा रहा है। उसके बाद से यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, सारे जितने O मॉलिक्यूल रहते हैं वो क्या होते हैं, रिलीज हो जाते हैं, ठीक है, वो रिड्यूस हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, NAD+ वो फैक्टर लगेगा जो NAD+ को किस में चेंज कर देगा, जब ऑक्सीडेशन होगा तो H+ ऐड होगा, ये NADH+H+ में कन्वर्ट हो जाएगा और डीकार्बोक्सिलेशन होगा जिसका मतलब CO2 रिलीज होना। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है CO2 का रिलीज होना, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब O रिलीज हो रहा है, H ऐड हो रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब CO2 रिलीज होगा, ठीक। तो यहाँ से देखिए CO2 रिलीज हो जाएगा, ठीक, इस फॉर्म में CO2 रिलीज हो जाएगा और NAD+ क्या करेगा, NADH+H+ में कन्वर्ट कर देगा, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा यहाँ पे, और नीचे क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस होगा। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपने कोएंजाइम ए लगाया ही है, अब CO2 रिलीज हो गया तो बचा आपका CH3 C डबल बॉन्ड O और इसके साथ क्या होगा, SCOA ऐड हो जाएगा जो क्या बन जाएगा, एसिटिल कोएंजाइम ए। एक बार मैं आपको फिर से समझा देती हूँ, ये पायरुवेट का स्ट्रक्चर है, आपने कोफैक्टर या कोएंजाइम कह सकते हैं को ए यूज किया, ठीक है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हुआ, NAD+ ने NAD+ कन्वर्ट हो गया NADH+H+ में और यहाँ पे पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज लगाया गया। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज का मतलब है कि ये तीनों एंजाइम क्या हैं, यूज़ हो रहे हैं। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज लगाया आपने, ये पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज क्या होगा, कन्वर्ट कर देगा आपके इस CO2 को रिलीज करेगा और यहाँ पे S ऐड कर देगा और कोएंजाइम ऐड हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका, एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक। पायरुवेट से क्या बनाया आपने, एसिटाइल कोएंजाइम ए, और इस प्रोसेस को बोला जाता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस जिसमें 3 एंजाइम और ये सारे कोफैक्टर यूज़ होते हैं। होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होगी। देखिए यहाँ पे कुछ बताया गया है कि इन यूकैरियोट पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज आल्सो कंटेन 2 रेगुलेटरी एंजाइम, 2 रेगुलेटरी एंजाइम भी यूज होते हैं अगर यूकैरियोट की बात की जाए। अब आपको यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में तो डिफरेंस पता ही होगा, जैसे कि यूकैरियोट में क्या आते हैं, हम लोग आते हैं, मैमल्स आते हैं, फिश, बर्ड्स, ये सारी चीज़ें आती हैं, और प्रोकैरियोट में क्या आता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनमें न्यूक्लियस क्या होता है, बहुत कम डेवलप होता है, ठीक है, एडवांस नहीं होता है, जैसे कि यूग्लिना हो गया, जैसे कि पैरामीशियम, अमीबा, इन सब की बात की जा रही है, जहाँ पे बॉडी का रेगुलेशन एक ही सेल में होता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या होगा,
एक काइनेज दैट फॉस्फोराइलेट सेरीन रेसिड्यू, एक काइनेज का यूज़ किया जाता है जो फॉस्फोराइलेट करता है सेरीन रेसिड्यू। सेरीन रेसिड्यू अब आपको पता होना चाहिए कि जब सेरीन को ऐड कर किया जाता है तो उससे वाटर मॉलिक्यूल का रिलीज होना, जो मैंने आपको अमीनो एसिड में पढ़ाया है। नेक्स्ट, अ फॉस्फेट दैट रिमूव दोज फॉस्फेटेज, जो फॉस्फेट को क्या करता है, रिमूव करता है। और आर्सेनाइट एंड मर्क्यूरिक आयन इनहिबिट एक्टिविटी ऑफ पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। सॉरी, देखिए, दो इनहिबिटर का मतलब होता है, जैसे आपकी बॉडी में भी एक्टिवेटर और इनहिबिटर दो तरह के चीज़ें पाई जाती है जो रेगुलेट करती है। एक्टिवेटर मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को एक्टिवेट करना, वो काम करने लगे। इनहिबिटर, ये दोनों चीज़ें ज़रूरी होती है, एक्टिवेटर और इनहिबिटर। अगर मान लीजिए आप कोई मशीन चला रहे हैं, ठीक है, आपने एक बार उसको चला दिया, तेल पीसने की मशीन है मान लीजिए, और आपने चला दिया और वो चलता ही जाए और आपके पास कंटेंट ही नहीं रह जाएगा, वो मतलब और हमेशा चले, बंद ना हो, तो वो मशीन क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो उसके लिए क्या करते हैं, आप उसको बंद करते हैं या इनहिबिट करते हैं। उसी तरीके से इसके भी, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज के भी इनहिबिटर पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, इसकी प्रोसेस को इनहिबिट करते हैं कि अब तुम रुक जाओ, अब तुम्हारा काम नहीं है, ठीक, जब तक काम रहता है चले, उसके बाद ये इनहिबिट करते हैं। तो वो दोनों क्या है, आर्सेनाइट और मर्क्यूरिक आयन, ठीक। नेक्स्ट देखिए, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे होता है इसमें। E1 क्या करता है, फर्स्ट कैटालाइज करता है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट को, ठीक है। उसके बाद प्रोड्यूसिंग हाइड्रोक्सिल एथिल TPP, देन ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल एथिल ग्रुप ऑफ एस्टाइल ग्रुप। सबसे पहले ये क्या करता है, डी कार्बोक्सिलेशन उसका करता है, पायरुवेट का CO2 मतलब रिलीज करता है, ठीक है, इथाइल TPP को प्रोड्यूस करता है। उसके बाद ऑक्सीडेशन होता है हाइड्रोक्सी इथाइल ग्रुप का एस्टाइल ग्रुप में, ठीक है। हाइड्रोक्सी इथाइल ग्रुप जो है उसका क्या किस में चेंज होता है, वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप में चेंज करता है, ठीक। नेक्स्ट प्रोसेस देखिए, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस ऑक्सीडेशन रिड्यूस डाइसल्फाइड ऑफ लिपोएट बॉन्ड टू E2। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है इस ऑक्सीडेशन का, वो रिड्यूस करता है डाइसल्फाइड ऑफ लिपोइड बॉन्ड टू E2, ठीक। इसमें देखिए डाइसल्फाइड बॉन्ड पाया जाता है, ये जो सल्फर बॉन्ड आ रहा है लिपोइड का, ये डाइसल्फाइड होता है, इसको क्या करता है, रिड्यूस करके एक सल्फर में चेंज कर देता है, ठीक। नेक्स्ट, एसिटाइल ग्रुप ट्रांसफर्ड इनटू थायोएस्टर लिंकेज विथ 1 SH ग्रुप ऑफ रिड्यूस लिपोइड। एसिटाइल ग्रुप का ट्रांसफर किस में हो जाता है, थायोएस्टर लिंकेज में, SH लिंकेज में, रिड्यूस लिपोइड को रिड्यूस करके, ठीक। E2 का काम क्या है, E2 कैटालाइज ट्रांसफर ऑफ एसिटाइल ग्रुप टू कोएंजाइम ए फॉर्मिंग एसिटाइल कोएंजाइम ए। E2 क्या करता है, कैटालाइज करता है ट्रांसफर ऑफ एसिटाइल ग्रुप। एसिटाइल ग्रुप का क्या करता है, ट्रांसफर को कैटालाइज करता है टू CoA ग्रुप। यहाँ पे देखिए, इसका ट्रांसफ़र क्या कर रहा है, इसको हटा के क्या कर रहा है, यहाँ पे CoA ग्रुप को जोड़ रहा है E2, ठीक। नेक्स्ट क्या है, E3 क्या करता है, कैटालाइज रीजनरेशन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड ऑक्सीडाइज फ्रॉम लिपोइड। रीजनरेशन करता है डाइसल्फाइड बॉन्ड का, डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे रीजनरेशन करेगा डाइसल्फाइड बॉन्ड का जो रिड्यूस हुआ था, ठीक। इलेक्ट्रॉन पास फर्स्ट FAD एंड देन NAD+। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर सबसे पहले FAD कोएंजाइम के पास होता है, उसके बाद NAD+ कोएंजाइम के पास होता है, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि NAD+ और FAD+ का यूज़ होता है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे थोड़ा सा, इसमें एक डायग्राम मैंने दिया है, ये देखिए यहाँ पे आप समझ सकते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, जब पायरुवेट आया तो इसका क्या हुआ, डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, मतलब CO2 रिलीज हुआ। फिर थायमीन TPP आएगा, TPP क्या करेगा, इसको हाइड्रोक्सी एथिल TPP में चेंज करेगा। यहाँ पे देखिए क्या हो गया है, CH3, उसके बाद यहाँ पे OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो गया और TPP अटैच हो गया। उसके बाद ये क्या करेगा, इसको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका क्या करेगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड का SH का फॉर्मेशन करेगा E2, जैसा कि आपने यहाँ पे एसिटाइल ग्रुप का ट्रांसफ़र करेगा यहाँ पे देखा, ठीक। नेक्स्ट इसमें क्या होगा, डबल डाइसल्फाइड बॉन्ड बनेगा और वो SH रहेगा, ठीक। और यहाँ पे FAD जो है FADH2 को ट्रांसफ़र करेगा, FADH2 FAD को, फिर ये NAD+ को करेगा और यहाँ से क्या होगा, आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए रिलीज हो जाएगा। ये पूरा प्रोसेस एक बताया गया है जो आप डायग्रामेटिकली समझ सकते हैं। आप एग्ज़ाम में अगर इसको बनाएंगे तो आपको अच्छे नंबर्स भी मिलेंगे, क्योंकि एक रिप्रेजेंटेटिव ही हायर लेवल का है। ये समझ लीजिए आपका एक जो सिलेबस है बहुत अच्छा, और मैं जो पढ़ा रही हूँ वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा इतना अच्छा, ये आपके आगे MSc तक काम आएगा। नेक्स्ट देखिए, रेगुलेशन कैसे होता है,
इसमें पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम में रेगुलेटरी एंजाइम है, तो इसका रेगुलेशन कैसे होता है? दो तरीके से होता है, ये देख सकते हैं आप। एक कोवैलेंट मॉडिफिकेशन होता है, दूसरा नॉन कोवैलेंट या एलोस्टेरिक मॉडिफिकेशन होता है। एलोस्टेरिक एंजाइम के बारे में आप पढ़ेंगे, एलोस्टेरिक एंजाइम के बारे में आपको शायद मैम ने पढ़ाया हो, प्राची मैम ने। जो एंजाइम आपने पढ़ा है वो उस लेक्चर में बायोकेमिस्ट्री में एंजाइम्स में आपको एलोस्टेरिक एंजाइम के बारे में पढ़ाया गया है, तो आप प्लीज़ जाके उसको देख लीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि एलोस्टेरिक एंजाइम्स क्या होते हैं। ठीक, मैं उसको आपको होमवर्क दे रही हूँ। कोवैलेंट मॉडिफिकेशन में क्या होता है? अकर इन ओनली यूकैरियोट, फॉस्फोरिलेशन और डिफॉस्फोरिलेशन होता है। इसमें क्या होता है? ईवन जो है इंक्रीज होता है, जबकि ईवन अगर फॉस्फेट के साथ अटैच है तो वो क्या होता है? डिक्रीज होता है। ठीक, मेरे ये साइन मैं जो बनाती हूँ प्लीज़ इसको समझिएगा, ये इंक्रीज लिखा है, ठीक, इंक्रीज, और ये क्या है? डिक्रीज। ठीक, डिक्रीज। नेक्स्ट देखिए, नॉन कोवैलेंट मॉडिफिकेशन में क्या होता है? एलोस्टेरिक मॉडिफिकेशन होता है, इसमें E2 और E3 इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे सिर्फ E1 इन्वॉल्व होता है, यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन और डिफॉस्फोराइलेशन होता है। ठीक, यहाँ पे पॉजिटिव कोएंजाइम ए रहता है और नेगेटिव एस्टाइल कोएंजाइम होता है। ठीक, और यहाँ पे पॉजिटिव NAD+ रहता है और नेगेटिव NADH। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये पॉजिटिव होता है कोएंजाइम ए, ठीक, और एस्टाइल कोएंजाइम ए जब बन जाता है तो ये निगेटिव में हो जाता है। ठीक, और ये पॉजिटिव। अब कोवैलेंट मॉडिफिकेशन, नॉन कोवैलेंट मॉडिफिकेशन आपको समझ में आया होगा, मैंने पढ़ाते वक्त आपको अमीनो एसिड बताया था। कोवैलेंट मॉडिफिकेशन का मतलब क्या? जो बॉन्ड का फॉर्मेशन करें, ठीक, बॉन्ड का फॉर्मेशन करें, लेकिन इसमें पोलर ग्रुप ना पा जाए, यानी कि प्लस माइनस नहीं पाया जाता। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस माइनस की चर्चा नहीं की गई है, प्लस माइनस के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। लेकिन वहीं पे अब अगर आप इसकी बात करें नॉन कोवैलेंट मॉडिफिकेशन, तो यहाँ देखिए प्लस माइनस का यूज किया गया है, मतलब ये क्या है? पोलर है। ठीक, पोलैरिटी शो कर रहे हैं। ठीक, तो इतनी चीज़ें थी आपकी पायरुवेट ऑक्सीडेशन के बारे में। बिना पायरुवेट ऑक्सीडेशन पढ़े आप सिट्रिक एसिड साइकिल नहीं जान पाएंगे, क्योंकि अगर मैं आपको डायरेक्ट बताने लगूँ एसिटिल कोएंजाइम ए, तो आप कैसे जानेंगे कि एसिटिल कोएंजाइम ए कहाँ से आया? ठीक, उसके लिए आपको पढ़ना जरूरी है। तो पायरुवेट ऑक्सीडेशन मैंने बताया कि यूकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है, प्रोकैरियोट में साइटोसॉल में होता है। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस है, ये तीनों पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज होता है, मल्टी एंजाइम है, सारे कोएंजाइम्स यूज होते हैं। एक मैंने आपको डायग्राम बताया साइटोसॉल माइटोकॉन्ड्रिया किस तरीके से ये हो रहा है। नेक्स्ट मैंने बताया यूकैरियोट में कुछ और भी एंजाइम्स यूज होते हैं। ठीक, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताया मैंने कि कैसे यूज होता है, इसका मैकेनिज्म क्या है। नेक्स्ट देखिए, मैंने एक डायग्राम के थ्रू आपको बताया कि कैसे इसका वर्क होता है। सबसे पहले क्या आता है? यहाँ देखिए CO2 रिलीज होता है पायरुवेट से, फिर थायमीन पायरोफॉस्फेट आता है, आप लोग लिख लीजिएगा इसको, डायग्राम स्पेलिंग मैंने बताई है आपको पहले ही। फिर ये क्या किस में चेंज होता है? हाइड्रोक्सी इथाइल TPP में, फिर ये चेंज होता है इसमें। उसके बाद से मॉडिफिकेशन होता है सिंगल SH का, इस तरह मॉडिफिकेशन होता है। कोएंजाइम ए ऐड किया जाता है, फिर ये कोएंजाइम ए इसको इसमें चेंज कर देता है, इसमें चेंज कर देता है, यहाँ पे इसको चेंज कर देता है। नेक्स्ट FAD जो है, FAD क्या करता है? FAD कन्वर्ट हो जाता है, FADH2 क्या होता है? FAD में कन्वर्ट होता है। फिर इस FAD का इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर होता है? NAD+ के पास, जो NADH+H+ में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट मैंने इसका रेगुलेशन बताया पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का कैसे होता है। एक E1 जो है वो आपका कोवैलेंट मॉडिफिकेशन शो करता है, और ये किस में पाया जाता है? सिर्फ यूकैरियोट्स में पाया जाता है। फॉस्फोरिलेशन डिफॉस्फोरिलेशन का प्रोसेस होता है। जब डिफॉस्फोरिलेटेड होता है मतलब फास्फोरस अटैच नहीं होता है तो इंक्रीज होता है, और फॉस्फेट अटैच हो जाता है तो ये डिक्रीज होता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, उसी तरह नॉन कोवैलेंट मॉडिफिकेशन में E2 E3 इन्वॉल्व होते हैं, और ये नॉन कोवैलेंट का मतलब पॉजिटिव निगेटिव साइन यानी कि आयनिक होते हैं। इस तरह से आप पायरुवेट ऑक्सीडेशन अच्छे से समझ में गए होंगे। सबसे पहले आपको पढ़ना है ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस के बाद आपको पढ़ना है पायरुवेट ऑक्सीडेशन। फिर मैं आपको कल के लेक्चर में बताऊंगी सिट्रिक एसिड साइकिल के बारे में, क्योंकि ये लेक्चर बड़ा हो जाएगा और मुझे लगता है आप लोगों को छोटे लेक्चर्स देखना ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं थोड़ा छोटे छोटे में बनाती हूँ कि आप इसको 1.5 पे कर लेंगे तो 10 मिनट्स में आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो ये देखिए मैंने सिट्रिक एसिड का नोट्स प्रिपेयर कर लिया है। कल मैं आपको सिट्रिक एसिड साइकिल के बारे में पढ़ाऊँगी। इट इज़ क्या होता है, देखिए सिट्रिक एसिड साइकिल में यहाँ पे ग्लूकोज के बाद एस्टाइल कोएंजाइम। अगर मैंने पायरुवेट ऑक्सीडेशन आपको नहीं पढ़ाया होता तो आप बिल्कुल नहीं समझ पाते कि कैसे ये होगा काम इसका। ठीक,
तो मैं आपको देखिए कितने अच्छे अच्छे डायग्राम्स मैंने पूरे एकदम केमिकल फार्मूला के साथ यूज़ किया है। तो आप इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। ये देखिए बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आएगा कि कितने स्टेप्स होते हैं, कैसे ये प्रोसेस करता है। तो एसिटाइल कोएंजाइम के बारे में आपको अच्छे से बने रहिए हमारे चैनल पे, और अगर कोई क्वेरी है तो आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं।